सबसे पहले ये बताइए कि ये जो जिज्ञासा आपके मन में जैसे अभियान आई, इस अभियान को चलाने के लिए, ये कब से आई और क्यों आई? क्या कष्ट देखा देखिए, आप? मेरा जो एक एक क्या कहना चाहिए, अभियान जो है ना, मेरा अभियान, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा अभियान है, लेकिन मेरी एक क्या कहना चाहिए, एक एम्बिशन है। मेरा एक एम्बिशन है कि हमारा जो भारत जो है, भारत देश एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही महान देश है। हमारा सनातन धर्म बहुत ही बहुत ही बहुत ही महान धर्म है। इस धर्म ने सबको पनाह दी है। कोई मार काट नहीं, कोई किसी से कोई बैर नहीं, कोई कुछ नहीं। मुसलमान भी हमारे भाई हैं, पारसी भी हमारे भाई हैं। और खैर चलो, जैन, सिख, बुद्ध वगैरह वो तो इन्हीं के ही क्या कहना चाहिए, एक टेंजेंट निकल गया था। लेकिन बेसिकली वो भी हिंदुइज्म के ही, सनातन धर्म के ही पार्ट हैं। तो हमारा जब जब इतना महान देश है, तो हम इतने क्या कहना चाहिए, इकोनॉमिकली इतने गिरे हुए क्यों हैं? तो मैं जब अपने जॉब में, जो मैं कंसल्टेंसी करता था, दुनिया भर में घूमा मैं, और मैंने दुनिया भर के जो क्या कहते हैं देशों में गया। और ये नहीं कि मैं एक एक बार गया, दो दो बारी, मैं 25 25 30 30 बारी गया। मेरा बहुत लंबा करियर रहा है कंसल्टेंसी का, करीब ऑलमोस्ट 30 इयर्स, आउट ऑफ टोटल ऑफ 37 38 इयर्स ऑफ करियर। तो 30 साल मैंने जो है खूब सारा ट्रैवल किया है। जापान जैसे 25 बारी गया हूँ, स्पेन कोई 30 40 बारी गया हूँ, जर्मनी 30 40 बारी, यूनाइटेड स्टेट्स कोई 25 बारी, ब्राजील कोई 15 20 बारी, लाइक दैट। मैं पूरी साउथ कोरिया, तो पूरे हिंदुस्तान भी आया हूँ अपने काम के चक्कर में, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जितने भी देशों में मैंने जितना ट्रैवल किया है, तो मेरा सबसे जो काम तो था ही, लेकिन उसके अलावा मैं वहां का कल्चर भी स्टडी करता था कि भाई इन देशों में क्यों इतनी ज्यादा प्रोग्रेस है, और हमारा देश जो है क्यों। और मैं, आप विश्वास मानिए, मैं अपने नोट्स बनाता रहता कि भाई ये जवाब का मेरे को कभी ना कभी, इस क्वेश्चन का जो है जवाब मेरे को मिले। तो उस सब की मैंने कंपाइल करके मैंने एक किताब भी लिखी। और उस किताब में मैंने जो है फिर बहुत रिसर्च करी अपने क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने के लिए। तो ये बहुत सालों की मेहनत है, मतलब इसमें समझ लीजिए कोई 25 30 साल मेरे को लगे हैं फॉर द लास्ट, क्योंकि अब तो रिटायरमेंट हुए भी कोई 15 साल हो गए मेरे को। तो उसके बीच में मैंने कोई किताब भी लिखी है। तो ये मेरे को जो जिज्ञासा आई ना कि भाई जब भारत इतना महान देश है, तो हम क्यों नहीं हर फील्ड में प्रोग्रेस होते। और उसका मेरे को जो है ना, मेरे लाइफ टाइम में ही, लेट्स से अबाउट 10 10 15 साल पहले ही, उसका एक तो बहुत ही अच्छा मेरे को जवाब मिला। और वो जवाब था कि यूनाइटेड स्टेट्स की टॉप 25 का जो कंपनीज हैं, उनके सीईओज जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। इंडियन ओरिजिन के मतलब वो पैदा हिंदुस्तान में हुए, पढ़े लिखे हिंदुस्तान में। और जो इनिशियल जो पढ़ाई, इनफैक्ट सम क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह, या जो भी उनकी वो थी, वोकेशनल ट्रेनिंग थी, वो भी उन्होंने ऐसे ही पाई। फिर बाद में ठीक है, उन्होंने कुछ एडवांस कोर्सेज वहां पे जाके किए। उन लोगों को वहां पे टॉप कंपनीज में, अब उनका मैं नाम लेके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, एंड बहुत सारे, there I think something like 25 of them who are doing so phenomenally well, and they are heading all these big companies. और ये तो कहना भी वाजिब होगा यहाँ पे कि नासा में 45% ऑफ साइंटिस्ट आर साउथ इंडियंस। ये शायद बहुत कम लोगों को पता हो। तो ऐसे करके हमारे जो, तो ये भी मेरे को साबित हो गया कि भैया हमारे जो इंडियन जो टैलेंट है वो हिंदुस्तान में पनप नहीं पाता, लेकिन बाहर जैसी वो निकलता है तो एकदम से वो ब्लॉसम करता है, जैसे एक अधखिला गुलाब होता है ना, एकदम से खिल जाता है, और पूरी अपनी खुशबू जो है पूरी दुनिया में फैलाता है। सबसे अमीर लोग अमेरिका में कौन है? जूस नहीं है, व्हाइट्स नहीं है, काले या पीले नीले कोई नहीं, इंडियंस है। दे आर अर्निंग द मैक्सिमम डॉलर्स।
तो इसका मतलब मेरी जो थ्योरी है प्रूव हो गई कि भाई भारत महान है, हमारा सनातन धर्म महान है, और हमारी जो सोच है, हमारी जो विचारधारा जो है वो ठीक है। लेकिन हमारे कुछ ये टेम्परेरी यहाँ पे जो एक हमारे समाज में एक रिजिडनेस आ गई कि भैया हमको जो है ऐसे ही ढर्रे पे हम ऐसे ही चलते रहे हैं, हमें ऐसे ही चलना, हमें चेंज नहीं करना। क्या नुसी ख्यालात हैं बहुत सारे। क्या कहना चाहिए, पुराने जो क्या कहते हैं, एक जमाने में एक चीज जो है वो चली आ रही थी, जो कि उस टाइम वैलिड थी। मैं नहीं कह रहा कि वो गलत थी, वो उस टाइम वैलिड थी, 5,000 साल पहले, 3,000 साल पहले, 2,000 साल पहले। लेकिन हम उसको फिर से वापस लाना चाहते हैं, जो कि इस जमाने में वो वैलिडिटी है ही नहीं उसकी। तो हमें इसीलिए जब आपने मेरे को शुरू में इंट्रोडक्शन मेरा दिया था कि मैं सनातन धर्म को मॉडर्नाइज करना चाहता हूँ। मॉडर्नाइज का मतलब ये नहीं कि मैं उसको डाइल्यूट करना चाहता हूँ या उसको मैं एडल्टरेट करना चाहता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। मैं उसको मॉडर्नाइज ऐसे करना चाहता हूँ कि हमारी जो युवा पीढ़ी जो है, उनको भी उसको देखने में, उसको परखने में, उसको पढ़ने में, उसको सीखने में, उनको भी उतना ही लॉजिकल और अच्छा लगे कि हाँ भाई, इससे मेरे को कुछ मिल रहा है, मेरे को आनंद आ रहा है, और मेरे को जो है, तो उसके लिए हमको रिजिडिटी जो है वो छोड़नी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने जो धीरे धीरे स्टडी करके फाइंड आउट किया कि हमारी जितनी भी ये कुप्रथाएं हैं, जो कि मैं आजकल के जमाने में उनको कुप्रथा ही बोलूंगा, 2,000 साल पहले, 3,000 साल पहले वो ठीक थी, लेकिन वो अब वो लागू नहीं करती हैं। तो यही मेरा जो है एक मिशन है, एक एम्बिशन है, कि मैं धीरे धीरे अपनी इन्हीं टॉक से, और हो सकता है ये अगर हमारा ये चैनल और आगे बढ़ेगा, तो मैं इसी माध्यम से या किसी और माध्यम से इस बात को जो है आगे बढ़ाने की इसकी मेरी चेष्टा रहेगी। चलिए सर, आपके उत्साह को देखते हुए थोड़ा सा माइल्ड रुख हम भी अपनाते हैं, अपने दर्शकों से भी कहेंगे। वैसे सर, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस की उम्र 18 साल, इसी तरह से सेक्सुअल इंटरकोर्स बिलो 18 years ऑफ एज शुड बी ए पनिशेबल ऑफेंस, कुछ इस तरह की नियमावली भी बनवाइए। इसी रिजिडिटी को हमें जो है, इसी रिजिडिटी से तो हमें अलग हटना है। देखिए, हमने जब इतने रिजिड, जब हमने एक एक रूल्स बनाए थे कि भाई ऐसे 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 चल रहा है, हमने कास्ट सिस्टम बना दिया, ठीक है, बिल्कुल रिजिड बना दिया। उसका देखिए कितना दुरुपयोग हुआ। हमने अपने क्या कहते हैं पूरा जीवन का एक व्याख्यान बता दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया कि रिजिडिटी के साथ कि ऐसे ही। अब अगर मेरा सपोज, अगर मैं, देखो भगवान ने सबको इक्वल नहीं बनाया, सबको एक जैसा नहीं बनाया। अगर वो सबको आइंस्टाइन बना देता, तो मुझे बताइए कौन झाड़ू पोछा कौन लगाता, या फैक्ट्री में वर्कर का काम कौन करता, या क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर कौन बनता, बिकॉज आइंस्टाइन आइंस्टाइन वुड हैव बीन टोटल फेलियर एज ए लीडर ऑफ ए कंट्री। तो भगवान ने एक हार्मनी क्रिएट करी है डिफरेंट लोगों को, इसीलिए कम्युनिज्म भी, हाँ ये बहुत जरूरी है, इसलिए कम्युनिज्म भी जो है वो फेल हो गया। बिकॉज कम्युनिज्म कहता था कि हाँ, हर एक आदमी को पूरी सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो वो चीज जो है वो इसीलिए फेल हो गई क्योंकि उसने एक ह्यूमन नेचर को, एक ह्यूमन जो सृष्टि जो भगवान ने बनाई है, उसको आप जो है, उसको आप जबरदस्ती रिजिडिटी में एक एक फॉलो करने के उसमें आप उसको उसको जकड़ रहे हैं। और जकड़ोगे तो देखो उसमें फिर जो है हमारे रेप्स इतने होते हैं। तो आपको जो है इसको लॉ जो है वो सिर्फ उस केस में होना चाहिए कि जहां पे की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई हिसाब किताब। हाँ, आप बच्चों को शिक्षा दीजिए कि भैया सेफ सेक्स कैसे होता है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। बट बाय लॉ अगर आप ऐसे करोगे, तो आप जो है, और अपने जो हमारा जुडिशरी सिस्टम वैसे ही इतना लोडेड है, आपको शायद विश्वास नहीं होगा, देर आर 10 करोड़ पेंडिंग केसेस इन जुडिशरी। जो जुडिशरी रेगुलर कोर्ट्स है उसमें 5 करोड़ है, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ये आपके क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और तहसीलदार और ये सब जो होते हैं, वहां 5 करोड़ और है। आप उसको और बर्डन कर दो। तो हमारे जो एक समस्या जो है ना, उसको समस्या का समाधान उसको आइसोलेटेड वे में ही करना, ये नहीं कि उसको किसी और चीज पे डाल दो। हाँ जी, हम तो लॉ बना दिया हमने,
कि 18 साल से पहले अगर सेक्स हो गया तो बस ये तो बहुत बड़ा क्राइम है जी, उसको दोनों को जेल में डाल दो, या आदमी के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो कि हाँ जी उसने रेप किया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो है, इसमें आपको दोनों बच्चों को, जैसे मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया था, आप उनको उनके सामने दायरा रखो, उनकी एक लिमिट रखो कि भैया ऐसा है, प्री मैरिटल सेक्स जो है वो अलाउड नहीं। तो अब सर आप जब उनको पहले से ही एक वो संस्कार देंगे, धीरे धीरे वो सीखेंगे, धीरे धीरे। और देखिए, समाज में जब कोई चेंजेस आती है, समाज जब बनता है, वो कोई ऐसे चुटकी में चेंजेस नहीं आती। इट टेक्स एटलीस्ट कपल ऑफ जनरेशंस बिफोर जो आइडिया अभी आज हम लोग इस दिस वेरी मिनट एट 10:22 जो हम जनरेट कर रहे हैं, दिस में टेक अनदर जनरेशन और 2 जनरेशन बिफोर इट सॉर्ट ऑफ सीप्स इन, एंड देन सोसाइटीज बिकम। मैंने डेनमार्क की सोसाइटी को चेंज होते हुए देखा। अब मैं टाइम कम है इसलिए मैं उसको ज्यादा एलोबरेट नहीं करूंगा। मैंने वहां पे चेंजेस देखे हैं जो कि बिल्कुल रेडिकल चेंजेस थे। विद इन दोज 32 years आई लिव्ड इन डेनमार्क, बिल्कुल कायाकल्प। स्पेन में मैंने देखा कैसे वहां पे सोसाइटल चेंजेस हुए हैं। मैंने चाइना में तो खैर इट वाज अ रेवोल्यूशन। 20 साल के उसमें क्या कहते हैं, स्पैन में चाइना जो है वो कम्युनिज्म था। वहां पे सब के सब एक ब्लू कलर का एक जैकेट और ब्लू कलर की पैंट पहनते थे, चाहे लड़की हो लड़का हो। लड़के भी बाल छोटे होते थे, लड़कियों के भी बाल छोटे। आपको डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता था कि ये लड़की है कि लड़का है, क्योंकि वहां लड़कियों की दाढ़ियां वाड़ियां इतनी ज्यादा नहीं होती, तो बड़ा मुश्किल हो जाता वहां। उन लोगों ने कैसे 20 साल के अंदर, डिंग शाओपिंग ने कैसे उस चाइना को जो है टोटली कम्युनिज्म से हटा के कैपिटलिस्टिक सोसाइटी बना दी, और इतनी खुशहाली आ गई वहां पे। एटलीस्ट फाइनेंशियल खुशहाली की बात कर रहा हूं मैं। तो ये चीज जो है एक चेंज आने में, अब वहां पे तो ये है कि वहां तो डंडा है। हमारे यहाँ डंडा हो नहीं सकता, बिकॉज वी आर ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डेमोक्रेसी है, वी आर नॉट ए सिंगल पार्टी सिस्टम। तो यहाँ पे डंडा नहीं चल सकता। यहाँ पे हमको कंसेंसस से इंफॉर्मेशन दे के, ऐसे ही डिबेट्स वगैरह करके, लोगों को बात सुना के, उनको थोड़ा चेंजेस करके, एंड इट टेक अनदर जनरेशन और 2 जनरेशन एंड थिंग्स विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। बट ये जो चेंजेस आती हैं, ये जो इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, दीज आर सस्टेनेबल चेंजेस। जो डंडे से आती है वो सस्टेनेबल नहीं होता, क्योंकि वो दिमाग से अभी भी वो वैसे ही होते हैं जो पुराने होते हैं, लेकिन सिर्फ डंडे के जोर से आप चेंज हो जाते हो जबरदस्ती। लेकिन एक आध जनरेशन के बाद अगर सपोज टुमारो वहां पे डेमोक्रेसी हो जाती है, वहां तो बिल्कुल, चाइना में तो बिल्कुल अनार्की आ जाएगी, बिकॉज पीपल आर स्टिल हैविंग लॉट ऑफ क्या कहना चाहिए, आफ्टर थॉट्स, or rather regrets about this Communist Party, how they are ruling that country. Over to you. सर मेरा मेरा कहना यह है कि स्काई इज नॉट गोइंग टू फॉल अगर 18 साल तक आप सेक्स ना करें। हमारी सदियों से सर चली आ रही सनातनी व्यवस्था है जिसमें नारियों की आन इसका मैं जवाब दे बान। चुका हूं। मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि सनातन धर्म जो है, उसको जो है हमने उस जमाने में जब वो लागू करा था, तब वो जो है उसी हिसाब से ठीक था। लेकिन अब जो है जमाना बदल चुका है, थिंग्स हैव चेंज्ड। अब जो है सोसाइटी जो है इज मच मोर ब्रॉडर, पीपल आर ट्रेवलिंग अब्रॉड, पीपल आर कमिंग टू इंडिया, और यहाँ पे बहुत चेंजेस हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, वुमेन आर गेटिंग। देखिए, ये जो मुद्दा आप जो पर्टिनेंट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हमें लिविंग इन रिलेशन के बारे में बात करनी है। जी ठीक है। अब जहां तक औरतों का सवाल है, पहले औरतों को क्या था कि भैया, उनका तो कह देते कि हाँ जी वो तो विदा हो गई, और रोए धोए वो विदाई के टाइम पे, उसके बाद वो जाके अपने हस्बैंड के पास जाके तरह लगी। अब वो वहां जाके एक जॉइंट फैमिली में रहे, या अपना हस्बैंड के साथ किसी और दूसरे शहर में रहे, लेकिन वो विदा हो गई, वो उसकी छुट्टी हो गई। ठीक है। एंड फाइनेंशियली शी वॉज डिपेंडेंट अपॉन द द मैन और द फैमिली, द हस्बैंड्स फैमिली, राइट। तो उसमें क्या था, शी वॉज ऑलवेज इन ए डिसएडवांटेज्ड पोजीशन, क्योंकि हस्बैंड जो है फाइनली वो उसने अपना एक क्या कहते हैं, मैं नहीं कह रहा कि सबके साथ ऐसा हाल था, बट बाई एंड लार्ज यही होता था कि भैया उसने कह दिया कि जी ऐसा है, मैं जब कह रहा हूं तो ऐसे ही होना चाहिए, और उसी हिसाब से वो जो है शी यूज्ड टू कंप्लाई। ठीक है।
अब होता क्या है कि आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी सर, कि अब जो है जो women emancipation has taken place for the last, let's say, 20-25 years now in India, where women have found their own freedom. वो स्टडी करती हैं, वो पढ़ती हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के लड़कों के साथ स्टडी करती हैं, and they have found their own jobs and they are doing phenomenally well at the job situation. And the biggest thing is that they have started earning money. तो वो जो पुराना जो आपका जो एक सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ था कि शी वॉज फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन द हस्बैंड, दैट हैज टेकन दैट हैज गॉन फॉर ए सेक्स, दैट डजंट एग्जिस्ट एनीमोर। तो औरत का जो है एक से जो है वो भी मैटर में आ गई, फैमिली अफेयर्स में भी, सोशल अफेयर्स में भी, कॉर्पोरेट में, कोई भी स्फेयर आप ले लीजिए, पॉलिटिक्स में इतनी सारी औरतें आ गई और दबंग औरतें। वो ये नहीं कि वो ढीली ढाली अपना उन्होंने थोड़ा सा बोल दिया, कुछ नहीं। There are women in politics, there are women in corporate who are doing extremely well, and they are absolutely very nice. They articulate their sentences very well. They explain things very well. They have outreach to the public. They have the charm. They have everything. In fact, in some cases, better than men also. सर आप भूल तो जाते जब हैं। ये चीजें जब आ गई हैं, तो आपको उस चीज को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और आपको अपने समाज को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। वो तो दैट इज नीड ऑफ द आवर। आप अपने पुराने ख्यालातों को लेके उसको आप घुसाते रहो, औरतें सुनने वाली नहीं है, कोई भी नहीं सुनेगा। जो भी मॉडर्न आदमी का जमाना होगा उसमें इस पुरानी दकियानूस ख्यालात का जो है कोई जगह नहीं है। सर आपको संज्ञान में लाना है। आप खुद जानते हैं कि जिन महिलाओं की आप बात कर रहे हैं उनका परसेंटेज इस देश में कितना है। 10% भी पढ़ी लिखी नहीं। वो बढ़ता जा रहा है ना, बढ़ता जा 90% रहा है। बस देखिए शुरुआत, ये तो हो नहीं डिफिशिएंट सकता है। कि एक रात से दूसरे दिन जो है सडनली जो है क्या कहते हैं, अगर पहले 1 करोड़ विमेन थी जो कि जॉब कर रही थी, तो दूसरे दिन जो है 5 करोड़ करने लगी और तीसरे दिन जो है 15 करोड़। ऐसे तो नहीं होता ना। तो आप जो प्रोग्रेस या रिग्रेशन, नहीं नहीं आप तो सुनिए, नियम बनाना चाहते हैं प्रोग्रेस वो 10% प्रोग्रेस लागू हो सकता है। प्रोग्रेस या रिग्रेशन दोनों जो है ये धीरे धीरे होते हैं। इससे प्रोसेस, इट्स नॉट समथिंग विच हैपेंस लाइक सुनामी या अर्थक्वेक या समथिंग लाइक दैट। नो, इट्स अ प्रोसेस। इट टेक्स सम टाइम फॉर कंट्री टू गो डाउन एंड इट टेक्स सम टाइम फॉर कंट्री टू गो अप। ऐसे ही जो वुमेन्स इमेंसिपेशन हो रहा है वो जो है इज टेकिंग प्लेस। इट्स अ प्रोसेस। अब ये धीरे धीरे होगा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि विदेशी लड़के भी इंडियन लड़की से शादी करना चाहते हैं। क्यों? कुछ तो रीजन होगा नहीं, ना। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो ये बेकार का मिथ है। अब कोई ऐसा कोई डेफिनेट ट्रेंड नहीं है कि हाँ जी सारे विदेशी लड़के जो है यहाँ पे घूम रहे हैं और देसी लड़कियों को ढूंढ रहे हैं कि हाँ जी। अरे कल्चरल डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा है अभी भी। ऑल्दो वी हैव ए वेरी मॉडर्न, देखिए मैं इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है, मेरी बीवी को भी पता है। मैंने डेट करी है। जब मैं वहां डेनमार्क गया था, आई वॉज ए यंग लैड, मैं मेरे ख्याल 24 के आसपास का था। तो वहां पे ठीक है, जो भी था, मैंने वहां पे डेट करी। जो कल्चरल डिफरेंस जो है वो इतना ज्यादा है कि अगर आपको एक हार्मोनियस लाइफ व्यतीत करनी है तो ये आसान नहीं है कि आपने हाँ जी हम तो बस वो देसी लड़की ले आएंगे और वो यहाँ पे बिल्कुल नौकरानी की तरह रहेगी, मेरी सेवा करेगी। वो दिन गए सर, वो दिन गए। आप जो है मेरे ख्याल 10 साल या 20 साल पुरानी बातें को आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई विदेशी लड़का यहाँ पे या यहाँ की हमारी देसी लड़कियां बाहर जाके वहां पे ढूंढ रही हैं, हाँ जी कोई विदेशी लड़का मिल जाए तो हम उसके साथ शादी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये हर एक चीजें जो है ना, ये कन्वीनियंस पे नहीं डिपेंड करती। जो इंटरकास्ट मैरिज होती है या इंटर कॉन्टिनेंटल मैरिजेस होती है, ये सब भावनाओं पे डिपेंड करता है। आप भावनाओं की तो आप सोच ही नहीं रहे। अरे मैरिज का सारा बेस जो है, जो लव लव अफेयर है, जो लव का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो तो भावनाओं पे है भैया। वो कन्वीनियंट नहीं है, वो फाइनेंशियल। हमारे जो अरेंज मैरिज का जो सबसे बड़ा जो खामी यही है कि हम देखते क्या है उसमें, हाँ जी लड़की गोरी होनी चाहिए। हर साल कुछ भी आप मेट्रोपोलियन एडवर्टाइजमेंट में देख लीजिए, लड़की गोरी चाहिए, लड़की गोरी चाहिए, सुंदर सुशील गोरी। और सबसे बड़ा जो खामी उसमें ये होती है कि हाँ जी
जो लड़का चाहता है वो चाहता है कि एक ऐसी मिले जो कि घर में रह के तो बिल्कुल भाई की तरह रहे, चौड़ा चूका ये वो सब कुछ करे, बाहर जाके काम भी करे, पैसा भी कमाए और मेरी सेवा भी करे। सर एक बार आपने और कहा। वैसे जो है जब मैं पार्टीज में जाऊं, वहां पे जो है वो जाके बिल्कुल छमक छल्लो है, बड़ी सुंदर अपना दिखाई दे, ताकि इनकी धाक जब जा, हाँ भाई ये तो सुधीर सुना की ये सुधीर सिन्हा की बीवी है या सुरेंद्र कौल की बीवी है। ऐसा सर नहीं होता सर एक है। ये बार जो आप। है एक जो प्रोसेस होता है, एक इमेंसिपेशन का, एक प्रोग्रेस का, एक डेवलपमेंट का, उस प्रोसेस में इंडिया आ चुका है, कोई रोक नहीं सकता इसको। ये तो होता रहा है। सर आपने एक बार कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप के लीगल डॉक्यूमेंट तलाक की तरह के होने चाहिए। जो मुसलमानों की व्यवस्था है कि तलाक तलाक 3 बार कहा, अब औरतें भी कह देंगी तलाक तलाक तलाक, और दूसरे के घर में जाके रहने लग जाएंगी। ये कुछ लीगल तो करना ही पड़ेगा। अगर बिना लीगल सपोर्ट सिस्टम के तो बिल्कुल बेगर्क है। देखिए, जहां तक ये तलाक 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 का सवाल है, मैंने इस पे आज तक कोई टिप्पणी नहीं करी है। जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इस पे जो क्या कहते हैं एक लॉ पास किया है जो कि यूनिवर्सल लॉ है, जी। तो तलाक उसी तरीके से होगा। जस्ट 3 बारी किसी लड़के ने कह दिया, लड़की ने कह दिया, तो नहीं, लड़के ने कह दिया तो तलाक हो गया, वो अब मामला तो रहा नहीं, तो वो तो खत्म हो चुका है। उसको आप भी जरा थोड़ा सा अध्ययन कर लें, तो वो चीज तो खत्म हो चुकी है। अब तलाक का एक डेफिनेट प्रोसीजर है। अगर आप तलाक चाहते हो, लड़का या लड़की दोनों, उसका एक डेफिनेट प्रोसीजर है, वो फॉलो आपको रूल करना पड़ेगा। वो है, वो लॉ लिखा। जहां तक लिविंग इन का रिलेशनशिप है, मैंने ये कहा था शुरू में इनफैक्ट कि लिविंग इन रिलेशनशिप में अव्वल तो उनको एहतियात बरतनी चाहिए कि भाई बच्चा बच्चा ना हो। अब अगर गलती से, क्योंकि कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि कभी कुछ गलती हो गई हो, और अगर वो सपोज कंसीव कर लेती है और वो सपोज बच्चा वो पैदा भी हो जाता है, तो देन देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ लॉ, जो कि एग्जिस्टिंग लॉ है बाय द वे। जो वेस्टर्न कंट्रीज में जहां लिविंग इन जो है रिलेशनशिप काफी पॉपुलर है, वहां पे जो है उनके लॉज हैं कि उस लड़के का या उस बच्चे का या बच्ची का जो फ्यूचर जो है वो बड़ा सिक्योर होगा। एंड जो दोनों स्पाउसेस जो हैं दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। अब उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो वो चीज जो है वो इंडिया में भी लागू करनी पड़ेगी बिफोर। बट उसके लिए क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू एक्सेप्ट कि हाँ जी लिविंग इन रिलेशनशिप है। लेकिन ये पॉलिटिकली इतना एक्सप्लोसिव एक सब्जेक्ट है कि इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे बीजेपी की आए या कोई और अपोजिशन की आए, कुछ भी आए, इंडिया अलायंस आए या कुछ भी आए, वो कभी भी इस सब्जेक्ट को टैकल ही नहीं करेंगी, इसके बारे में बोलेंगे ही नहीं। क्योंकि इसको जैसे ही उन्होंने टच भी किया ना, तो सारी पूरी हमारी जो समाज में एक बड़ी खलबली मच जाएगी कि देयर विल बी सपोर्टर्स, देयर विल बी अगेंस्ट इट, एंड इट विल सो। अभी हमारी सोसाइटी जो है उतनी मेच्योर नहीं हुई है कि इस बारे में खुल के बात की जा सके। सर ये राइट ऑफ इक्वलिटी का ईमानदारी से पालन तो एक बैच के मित्र भी नहीं कर पाते हैं। हस्बैंड वाइफ में तो कहा जाता है कि दो विचारधारा ही हैं, और शादी के बाद समानतः महिलाएं की चलती है, लड़कों की तो चलती नहीं इतनी। अब आप जो जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, अब छोटी मोटी डिफरेंसेस होते हैं, आदमी पचाता है, एब्जॉर्व करता है। अब इस तरह की जो व्यवस्था जो आपने बताई है, उसके तो तमाम फॉल आउट दिखाई देते हैं। सर उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए ऐसा है देखिए ऐसा है, जब ये वुमेन की जो डेवलपमेंट या इमेंसिपेशन इज द राइट वर्ड, जब हो रहा है, तो और उसका जो मुख्य कारण जो है वो यही है क्योंकि पढ़ लिख गई हैं लड़कियां, और वो जॉब जॉब करती हैं, फाइनेंशियली क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट है, तो नेचुरली वो चाहेंगी कि भैया वो भी डिसाइड करें हाउस होल्ड के डिसीजंस में। ये थोड़ी ना कि आदमी डिसाइड करे। अब उसमें हुआ क्या है कि यूर राइट कि अब जो है, इनफैक्ट थोड़ा सा इसमें हंसी आती है कि पेंडुलम जो है पहले आदमी की तरफ था, अब वो थोड़ा सा औरत की तरफ चला गया कि भाई दे, बिकॉज नाउ
the women are taking in fact they have come back with vengeance, as we say it in English. तो उसमें जो है एक वो क्या कहना चाहिए, बदला लेने की जो एक भावना है कि वो कहती है ठीक है यार, हमारी मेरी माँ ने और मेरी नानी दादी सब ने इतना कुछ झेला है कि वो अपने हस्बैंड की बिल्कुल जैसे कहते हैं स्लेव बन के रहती थी। हालांकि ऐसा नहीं था, हमारे समाज में इतना बुरा हाल नहीं था, ये भी मैं कहना चाहूंगा। भाई आपने बाहर के देशों में नहीं देखा है, वहां पे औरतों की जितनी बुरी हालत थी उससे हमारे यहाँ पे, बिकॉज हमारा स्ट्रक्चर था, सो हमारा स्ट्रक्चर, मैंने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया कि जो हमारा स्ट्रक्चर था वो कोई खराब था, लेकिन वो मॉडर्न जमाने के हिसाब से हमको चेंज करना पड़ेगा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो चेंज हमें लानी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो हम नहीं लाएंगे तो हमारी जो क्या कहना चाहिए आकांक्षाएं हैं, हमारे जो एम्बिशंस हैं कि भाई हम जो है क्या कहते हैं दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहते हैं, हम मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, हमारे स्वयं की एयरपोर्ट्स हों, हमारे जो है रेलवे स्टेशन वगैरह बड़े अच्छे हों, सब कुछ जो ये है वो है, हमारी जीडीपी जो है आगे बढ़े, हमारे जो है पर कैपिटा इनकम आगे बढ़े। वो जो है जब तक कि हम माइक्रो लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, जब तक हमारे ये जो बेसिक जो एक स्कर्मिशेस हैं, जो बेसिक जो डिसहार्मनी है, जब तक वो नहीं जाएगी, हमारा वो गोल जो है वो नहीं होगा। इसका मतलब फिर हम पिछड़े ही बैठे रहेंगे। मैं आपको एक इसमें कहावत कहता हूँ कि हमने जो पहले जो सुनते थे कि भाई पैर उतनी ही फैलाओ जितनी चादर है, ये तो आपने भी सुना होगा, ठीक है। और ये पता नहीं सदियों से चला आ रहा है। हाँ जी, जितनी अब नया जो एक वे ऑफ थिंकिंग वो ये है कि भाई साहब अगर आपकी टांगे लंबी है तो आप चादर को बढ़ाओ, चादर को लंबा करो। आप फर्क देख रहे हैं, एक जो मानसिक वो है कि आप श्रिंक करते जा रहे हो, आप श्रिंक करते जा रहे हो, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू इंडियन इकोनॉमी, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू अवर सोसाइटी। क्योंकि हम सोचते थे कि हाँ जी चादर, ये पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर है, तो वो चादर तो छोटी होती गई, आप भी सुकड़ते गए, वो सुकड़ते सुकड़ते आप जो है बिल्कुल पालती मार के बैठ गए, और एक दिन वो पालती मार के भी वो भी अंदर घुसते गए और फिर हम खत्म हो गए, हमारे ऊपर फिर क्या कहते हैं राज हुए और ये सब कुछ, या जो भी कुछ था। अब जो है जो जो हमारी मेंटालिटी पिछले लेट्स से इनफैक्ट मोदी साहब के आने के बाद तो ये मेंटालिटी का बिल्कुल ड्रास्टिक उसका वो आया है कि भैया आप जो है आप चादर को आगे बढ़ाओ यार, और फिर आप पहले पैर पूरे पसारो, चादर को बढ़ाओ उसको जितने आपके बड़े पैर हैं। तो ये चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर हमें ये सब चीजें हमें हासिल करनी है, तो हमारे को माइक्रो लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे भी औरत की इमेंसिपेशन देखनी है, और आदमी को भी उसी हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत है। लेकिन अभी जो आपने मुद्दा उठाया कि हाँ जी औरतें ही सब कुछ डिसाइड करती है, वो एक टेम्पररी पेंडुलम जो है अभी औरतों की तरफ चला गया है, और वो फिर बाद में अब और फिर आदमी, अब जैसे आजकल बहुत मजाक होता है इसके बारे में, धीरे धीरे आदमी भी अपनी क्या कहते हैं आवाज ढूंढ लेगा और कहेगा नहीं भैया ये गलत है, ये गलत है, ये ठीक है, इस हद तक आप जो है ठीक कह रही हैं, लेकिन ये हद से ज्यादा है, यहाँ पे जो है ऐसे ऐसे होना चाहिए। और ये तो हम डेली अपने, आप अपनी वाइफ से देखते होंगे, मैं अपनी वाइफ के साथ देखता हूँ, सब लोग आपस में वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ बैलेंस, एंड एवरी डे देयर इज अ डिफरेंट बैलेंस। तो एक ढर्रे से जो पहले चला आ रहा था कि हाँ जी आदमी जो है वो मुड़ है फैमिली का, हस्बैंड जो है या फादर जो है वो मुड़ है, और बाकी सब सबॉर्डिनेट्स हैं, वो वो चीज अब धीरे धीरे वो खत्म हो रही है, और वो खत्म होनी चाहिए, बिकॉज जब एक एटमॉस्फेयर ऐसा प्रोग्रेसिव बढ़ता जा रहा है, तो प्रोग्रेसिव तो जो भी नए ख्यालात जो है उनको हमें जगह देनी पड़ेगी। सर मेरा विचार यह है कि जो एम्पावरमेंट है, जो गरीबों का हुआ है या पिछड़ों का हुआ है या कमजोरों का हुआ है, वीकर सेक्शन का जो कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई आप कहें कि भाई डेवलपमेंट फास्ट हो गया इसकी वजह से, क्योंकि हमने पिछड़ों का आरक्षण दिया, हमने वीकर सेक्शन को एम्पावर कर दिया, तो हमारे देश का डेवलपमेंट आगे हो जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगी। इससे तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ सर। ओपन सेक्स और लिव इन रिलेशनशिप इज गेटवे ऑफ करप्शन, नॉट ओनली करप्शन,
total corruption, and it will lead to integrity compromise, honesty compromise, sincerity compromise, and no use. देखिए, ये जो आपका जो आपने तो एक डिसाइसिव एक आपने एक एक क्या कहना चाहिए, एक व्याख्यान दे दिया, लेकिन वो जो है वो रियलिटी से बिल्कुल उसका कोई कनेक्शन ही नहीं। और मैं बताता हूँ क्यों। अरे सर, वो गधे को इसलिए घोड़ा कनेक्शन बनाएंगे तो नहीं क्या है, होगा? मैं बता अब आपने कह लिया ना अपना, अब मेरे को कहना दीजिए। देखिए ऐसा है कि आपने जो कह दिया कि उसको आप करप्शन को आपने लिविंग रिलेशन के साथ जोड़ दिया। आपने क्योंकि विमेन इमेंसिपेशन और उसका आपने जोड़ दिया कि नहीं जी उसका जीडीपी से कुछ नहीं लेना देना। अरे भैया 50% ऑफ द जनता इज विमेन। और अगर उस एनर्जी को अगर आप हवा नहीं देंगे, उस एनर्जी को आप आगे नहीं आने देंगे, क्योंकि औरतों में भी एक क्या कहना चाहिए, एक सोचने का तरीका है, एक नई कुछ उनमें उमंग है, कुछ नई चीजें करने का भी वो है। और हम हर फील्ड में देख रहे हैं कि औरतें भी जो है दे आर डूइंग फिनोमिनली वेल। और मैंने अभी व्याख्यान में बोला कि हमारी जो वहां पे अमेरिका की जो 25 कंपनीज हैं, वहां पे इतने सारे ये 25 जो सीईओ हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात है कि वो कोई तुक्के में तो बने नहीं, या कोई किस्मत थी या भगवान ने आकर उनको बिठा दिया। वो सर अपनी उन कड़ी मेहनत से बने। सर उन 25 वो सीईओ कड़ी में मेहनत। कितने ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वो मुझे बताइए आप। अब वही मैं आ रहा हूँ, वही मैं आ रहा हूँ, वही आ रहा हूँ, वही आ रहा हूँ। तो वो जब जो है वहां पे अगर सपोज वो वहां पे नहीं होते, सपोज ये जो मास क्या कहना चाहिए माइग्रेशन हुआ था इंडियंस का, इंडियन इंजीनियर्स का, इनफैक्ट हमारे ही जमाने में जी जब हम लोगों ने पास आउट किया 73 में, अगर आपको याद होगा, तो जी। नौकरियां वोकरियां बहुत कम थी, तो बहुत सारे आईआईटियंस जो हैं वो क्या कहते हैं देश छोड़ के बाहर चले गए थे। और मैं भी क्या, हालांकि मेरे पास तो नौकरी थी, मैं उसकी वजह से नहीं गया था, मेरा रीजन तो कुछ और था, खैर उसको चले छोड़िए। तो लोग बाग जो है वो वहां पे गए, उन्होंने वहां पे हार्ड वर्क किया, उनके दिमाग में इतनी इंटेलिजेंस थी, इतनी लीडरशिप क्वालिटी थी, और वो सब बनते गए। ऐसे ही औरतों का क्या है कि औरतों में भी, जैसे मैंने कहा था, एक सोसाइटी में हार्मनी होती है। आप समझ रहे हैं, एक हार्मनी होती है कि वो जो है आपको सशक्त करती है कि आपके पास आदमी भी है, औरत भी है, और उनको जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वो दी है। लेकिन अगर आपने आपकी समाज में एक रिजिडिटी है जो आप प्रोपोगेट कर रहे हैं, उस रिजिडिटी में आपने कह दिया नहीं जी औरतों को जो है बिल्कुल बैठा के रखो, सेक्स मत करने दो, बच्चों को बिल्कुल दबा के रखो, उनको बिल्कुल डिसिप्लिन रखो, ये वो, तो फिर जो एक इनोवेटिव जो एक स्ट्रीक है उसको भी तो आप दबा रहे हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू इट। जब ये लोग सारे बाहर गए, इसीलिए मैं कहता हूं कि जब ये लोग बाहर गए, बाहर जाके सडनली दे ब्लॉसम, दे सेड नहीं यार, इंडिया जो है दैट वाज नॉट द वर्ल्ड इज दिस। सर हमारे को भी अपने अपने इंडिया सर में भी हमें बच्चों को भी फ्रीडम देनी है, हमें अपनी औरतों को भी फ्रीडम देनी है, और हमें अपने खुद को थोड़ा सा चेंज करना है कि हम वो रिजिडिटी जो है ना हमारी, जो दकियानूसी रिजिडिटी है, उसको छोड़ना है। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि कितने दुनिया में टॉप के सीईओ हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, जिन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को एंजॉय किया, जिन्होंने टीन एज में सेक्स को एंजॉय किया। हमारा कहना है कि सर, आपका कुछ विजन है, समय कम है। मैं चाहता हूं अब आप ही जज हैं। आपसे जगह काफी कर ली। आप एक फिनिशिंग टच दीजिए कि आप अगर भारत के प्रधानमंत्री हों तो किस तरह से कन्विंस करेंगे, क्या करेंगे इस क्षेत्र में, उसके बारे में कुछ विवेचना, कुछ अपना मार्गदर्शन दें जनता। हाँ, देखिए ऐसा है कि हमारे भारत देश में एक ये एक सबसे बड़ी जो विडंबना मैं उसको कहूंगा, हम्म, इसको मैं विडंबना कहूंगा कि हमारे देश में हम एक एक अपने विचारों का, एक अपने ओपिनियंस का एक वो किला बना देते हैं। ठीक है। और उस किले से हम फिर वार करते हैं ताकि हम वो किला जो है बना के रखें। हम इसमें नहीं बिलीव करते कि भैया अगर दूसरा कोई लॉजिकल बात कर रहा है, वो बता दिखा रहा है रास्ता कि दो दो चार होते हैं, तो हम जो है अगर हम हमको सडनली पता लगता है कि हाँ भाई दो दो, मैं तो यार दो दो पांच समझ के बैठा हुआ था, वो दो दो चार बता रहा, तो दो दो चार ही तो होते हैं, तो लेकिन मैं उसकी सुनता नहीं हूँ।
हम अब अगर आप पॉलिटिकल उसमें, मैं आपको बिल्कुल ब्लेटेंट एग्जांपल देता हूं। मोदी ने, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं मोदी भक्त हूं या कुछ ऐसी बात है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मोदी ने जो भी काम किए हैं वो इतने एक्सेप्शनल हैं कि जो भी कोई, और आप ये भी देख लो कि राहुल गांधी साहब जो हैं वो 2 सेंटेंसेस को पूरी तरह से बोल नहीं पाते हैं, बट स्टिल देर आर पीपल हु आर वोटिंग फॉर राहुल गांधी और अदर कांग्रेस। व्हाई? बिकॉज हम लोग जो है एक सोच में से फंसे हुए हैं, हम वहां से निकलना नहीं चाहते। और इस देश की जो सबसे बड़ी जो नीड है राइट नाउ इज कि भैया जो भी गंद बला जो है, जो इलॉजिकल है, जो रिजिडिटी है, जो दकियानूसी है, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा अगर हम एक दुनिया की सशक्त क्या कहना चाहिए, फाइनेंशियल पावर बनना चाहते हैं। तो इसके लिए जो है ये बहुत जरूरी है कि हम जो है नए डेवलपमेंट को, विमेन एम्पेंसिपेशन, लिविंग इन रिलेशनशिप, इस सबको वेल डिफाइन, जैसे हमने पहले स्ट्रक्चर बनाया था उसी हिसाब से इसका भी एक नया स्ट्रक्चर, अब मैं उसको डिस्क्राइब कर सकता हूं लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास। तो इसी को मैं कह के ये मैं खत्म करना चाहता हूं कि जो भी नई चीजें आ रही हैं उनका नया स्ट्रक्चर बनाया जाए और दकियानूसी ख्यालातों को उनको जरा छोड़ा जाए और जो मेन मुद्दा है उसको बात करके उसको आगे बढ़ाया जाए, तो हमारा देश जो है बहुत आगे तरक्की कर सकता है। हम लोग तो दुनिया के नंबर 1 जो है बड़े आराम से बन सकते हैं। तो ये मेरे क्या कहते हैं फिनिशिंग रिमार्क्स हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस टॉक, सिन्हा साहब। We will carry forward this topic next time यस, with more vigor, with more knowledge, with new people and more interaction. Thank you. यस, ओके, थैंक